हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज मेरा होगा सेट नंबर 20। तो 20 सेट तक हमने रीच कर चुका है और इसके माध्यम से जो हम देखने वाले हैं, हर एक ऑप्शन को डील करने वाले हैं, हर एक ऑप्शन से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा उसको देखने वाले हैं। और आप जो है डेफिनेटली इस सेशन को देखना जरूर समझें। तो देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 75 क्वेश्चन हो जाएगा, और जिसमें आपको हम जीके और जीएस के पोर्शन को करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, तो दर्पण में बोला गया है। तो देखिए, दर्पण में अगर बोला जाएगा समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो होता है बराबर बनता है। अवतल लेंस की बात यहाँ पे हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दर्पण पूछा गया है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ उत्तल दर्पण, तो अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जो होता है, अगर देखिए गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है उत्तल दर्पण होता है। तो साइड मिरर में जो आपका, अगर आप फेस देखते होंगे एज ए प्रैक्टिकल, देखिए एज ए प्रैक्टिकल आप समझिए कि अगर आप अपना फेस जो होते देखते होंगे इसमें साइड मिरर में, तो आपको छोटा नजर आता होगा। तो उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो हो जाएगा कौन सा, अवतल दर्पण में हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बनने के लिए जो होता है अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु को एफ और पोल के बीच में रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। और इसमें बता दें कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है ईएनटी वाले, ईएनटी मतलब कि ईयर नोज एंड थ्रोट वाले जो डॉक्टर हैं वो लोग करते हैं, और हजामती दाढ़ी बनाने वाले लोग भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और आपको बता दें, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनने की वजह क्या होता है कि वस्तु को जो है एफ और पी के बीच में रखा जाता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर एम मतलब कि आवर्धन हो जाएगा। अगर एम के मान जो होता है 1 से अधिक होता है, धनात्मक एवं 1 से बड़ा होता है, तो प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए, धनात्मक हो जाएगा और 1 से बड़ा हो जाएगा। जब 1 से बड़ा हो जाएगा और धनात्मक हो जाएगा 1 का वैल्यू, तो आप जो है प्रतिबिंब को आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वही बात करते हैं 1 के मात्र ऋणात्मक हो जाएगा और 1 से छोटा, जो 1 से छोटा हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और बराबर बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगा आपका वास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथलेटिक फुट नामक रोग का कारक रोगाणु कौन सा है। तो देखिए, एथलेटिक फुट जो होता है, एथलेटिक फुट जो है टाइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। एथलेटिक फुट जो है टाइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। तो ये तो देख लिए कि एथलेटिक फुट किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। तो अब देखते हैं विषाणु के कारण होने वाले रोग। तो विषाणु के कारण होने वाले रोग हम देखते हैं, तो देखिए रेबीज जो हो जाएगा आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग हो जाएगा। रेबीज हो गया। उसके बाद आपका खसरा हो गया। हाल ही देखते हैं कि इंडिया में खसरा की संख्या बढ़ने वाली है, और वैसे क्यों बताया गया क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो टीकाकरण का रेट जो है खसरा का कम गया है, उसके वजह से जो है एक रिपोर्ट आया था कि बढ़ने वाली है। आगे देखते हैं, हर्पिस भी एक प्रकार का जो है विषाणु जनित बीमारी है। मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्रैकोमा हो गया जो आँख में होता है। उसके बाद पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, डेंगू ज्वर आदि जो हो जाएगा आपका विषाणु जनित रोग हो जाएगा। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, तो टेटनस जो होता है आपका जीवाणु जनित रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, सिफिलिस हो गया, उसके बाद डिप्थेरिया हो गया, हैजा हो गया, उसके बाद प्लेग हो गया। प्लेग की बात देखेंगे, प्लेग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, काली खांसी आदि जो हो जाएगा आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। और वही प्रोटोजोआ रोग की बारे में बात करते हैं, तो प्रोटोजोआ रोग हो जाएगा आपका पायरिया हो जाएगा, कालाजार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, सोने की बीमारी हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ रोग बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। तो देखिए, 5 और 6, पाँचवां आवर्त तथा 2 समूह, छठा आवर्त तथा 2 समूह। तो देखिए 2 समूह हो गया, और यहाँ पे क्या दिया कि छठा आवर्त तथा 3 समूह। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ये दोनों में हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके जो है अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो हो जाएगा ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम नहीं करता है। तो जब मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो मैग्नीशियम जो है जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करना चालू कर देता है। तो जब मैग्नीशियम जो है
पानी के साथ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। तो बोला गया है कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। और जब ये 350 डिग्री के आसपास गर्म कर लेगा, तो 350 डिग्री के आसपास, तो ये वाले बना लेगा रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको बता दें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच वैल्यू आपको कभी कभी देखने को मिलता है। तो कभी आपको पीएच मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच वैल्यू 10.5 मिलेगा, या कभी कभी आप 10 भी देख सकते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज जो किया जाता है प्रति अम्ल में किया जाता है। प्रति अम्ल कहने का मतलब कि अगर आपका पेट में एसिड बन रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप बेस चीज़ कोई ले लेते हैं, बेस चीज़ अगर ले लेते हैं, तो आपका जो है प्रति अम्ल जो है बाहर निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में, मतलब कि एसिड को निकालने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है कि त्रिशूरपूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, त्रिशूरपूरम उत्सव आपका केरल में मनाया जाता है। एक कर्नाटक में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है उगादी उत्सव। तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है, तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है उंजाला उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखा उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और त्रिशूरपूरम उत्सव जो है आपका केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह की बात करते हैं तो 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था, तो उसको भी देखते हैं। गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था बस्तर विद्रोह। एक आदिवासी विद्रोह हो जाएगा आपका। और जो आपको बता दें बस्तर किस क्षेत्र में, तो आपका वो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, जो कि दंडका रैन है। और इसमें देखें कि गुंडाधुर के नेतृत्व में जो है बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। और 1905 की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन आपका 1905 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 1908 की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा जो है 1917 के बाद जो है आंदोलन किया गया था। किसके लिए, खेरा विद्रोह के लिए। और एक हो जाएगा अहमदाबाद मिल के लिए। और अगर 1915 की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए थे। उन्हीं के दिवस पे जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बुआल नहीं बोलेगा, न प्यार बोला जाएगा, न मार्ग बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, तो दून बोला जाता है। देहरादून, ये सभी जो है देहरादून हो गया, तो दून बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलना चाह रहा है कि कोशिका भित्ति के संबंधित असत्य तथ्य निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। असत्य तो पूछना है, तो कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से परागम्य होता है, ये भी सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की आकृति पर निर्भर करता है, ये सही हो जाएगा। और कोशिका भित्ति जो होता है सजीव होता है। तो देखिए, यहाँ पे सही हो जाएगा। जब निर्जीव सही हो जाएगा तो कोशिका भित्ति सजीव कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बट कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है। अब कोशिका भित्ति निर्जीव इसलिए होता है, देखते हैं कि ये जो मान लीजिए कि एक ट्री है, एक प्रकार का ट्री है, और इसमें जो है छाल लगा होता है। तो छाल लगाता है तो बाहरी कोशिका जो होता है, बाहरी कोशिका जो है यही जो है निर्जीव होता है। और सिर्फ पादप में जो होता है, सिर्फ पादप में होता है कोशिका भित्ति होता है। और वही अगर बात करते हैं जंतु में, तो आप देख सकते हैं कोशिका झिल्ली वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वारेजिया। तो देखिए, एक्वारेजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से किस उपस्थिति में होता है। तो देखिए, नाइट्रिक एसिड पूछा गया है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड का होता है, और इसका जो होता है HCl। तो देखिए, हमारे पेट में ध्यान दीजिएगा कि हमारे आमाशय में जो होता है, पेट में जो होता है, हमारे पेट में HCl अम्ल होता है। तो HCl एसिड होता है जो कि HCl एसिड होता है, जो कि पेट में किसी भी चीज़ को पचाने का कार्य करता है या कीटाणु को मारने का कार्य करता है। तो अब इसका देखिए, इसमें जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो HCl का रेट जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा।
HCl का रेट ज़्यादा हो जाएगा और इसमें देख HCl जो हो जाएगा, HCl जो होगा 3 रेशियो में हो जाएगा और HNO3 जो हो जाएगा कम होगा 1 रेशियो में हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का पूछने का अलग का ट्रेंड बताते हैं आपको कि किस तरह से पूछता है। HNO3 को कभी कभी बोल जाता है एक्वा फोर्टिस भी बोलता है। HNO3 को कभी कभी एक्वा फोर्टिस भी बोलता है। एक्वा फोर्टिस प्लस दे देगा आपका म्यूटेरिक एसिड। तो म्यूटेरिक एसिड का मिश्रण, एक्वा फोर्टिस और म्यूटेरिक एसिड के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, तो उसको भी हम एक्वा रेजिया ही बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। ये वाले जो है नया ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्वा फोर्टिस और म्यूटेरिक एसिड, एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं। अब म्यूटेरिक एसिड किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम म्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से ट्रेंडिंग में पूछा जाता है। और इसमें देखते हैं कि H1:3 के अनुपात में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखते हैं अगर HCl और HNO3 को अगर अकेले करके, HCl सिर्फ जो होता है ना तो प्लेटिनियम को गला सकता है, ना ही गोल्ड को गला सकता है। ये भी जो है अकेले में नहीं गला सकता है। तो जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो उस कंडीशन में गला सकता है। और किसको नहीं गला सकता है वो भी जान लेंगे हम कि किस चीज़ को ये नहीं गला पाएगा। ये किस चीज़ को नहीं गला पाएगा, तो देखिए एक्वा रेजिया निम्न में से नहीं गला सकता है। टाइटेनियम को नहीं गला सकता है, इरिडियम को भी नहीं गला सकता है एक्वा रेजिया। उसके बाद लिथियम टाइटेलस को नहीं गला सकता है, ओस्मियम को नहीं गला सकता है, रेडियोधर्मी पदार्थ को नहीं गला सकता है, रेडियम को नहीं गला सकता है, रेडियोधर्मी रेडियम को नहीं गला सकता है एक्वा रेजिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए क्या बोला है, प्राकृतिक में ब्रोमीन को 2 समस्थानिक है, तो ब्रोमीन का 2 समस्थानिक याद कीजिएगा। ए हो जाएगा 35 जो हो जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, और उसके ऊपर जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 79 और 81 जो है 2 समस्थानिक हो जाएगा, जिसमें क्रमशः 49.7% है और 50.3% ब्रोमीन और औसतम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है मैथ में भी जा सकता है, बट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए कितना है 49.7 और इसमें कितना दिया गया है 79 है, 79% दिया गया है। तो 79% द्रव्यमान हो गया, प्लस यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद कितना बोला गया है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का कितना दिया गया 50.3 इंटू 81, यहाँ पे हो जाएगा आपका 81। और आगे देखते हैं, अगर इसी को ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो 497 डिवाइडेड बाई 1000 गुने 79 प्लस इसको देखिए 503 गुने 1000 इंटू 18, इसको द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसका अगर पूरी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद हम मेरा आ जाएगा 80.006, मतलब कि 80 AMU इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सी उचित उक्ति जो होता है गलत है। किसमें प्रकाश संश्लेषण के, देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बोला गया कि सारे हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो देखिए एक गलत हो जाएगा। सिर्फ हरे नहीं, और भी डिफरेंट प्रकार के पादप जो हैं वो जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयन का कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन गलत है। तो देखिए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में कि देखिए पौधे अपने कार्बनिक पौधे जो होता है अपने कार्बनिक खादों को, जैसे कार्बनिक खाद कौन कौन से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, एक खुद जो है बनाता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये खुद बनाता है। बट जो मनुष्य हो जाएगा या जंतु उसको बोल सकते हैं, जंतु जो होता है पादप के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि निमोनिया का कारक रोग कौन सा है। तो देखिए निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया एक प्रकार का जो होता है, निमोनिया का कारक रोग जो होता है डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया का कारक रोग जो होता है
डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु संरचना के लिए क्या होता है, इसकी होता क्यों है, देखिए यह जीवाणु का संचरण श्वास नली तथा फेफड़ों तक संक्रमण बूंदों द्वारा होता है। जिसका मुख्य कारण को क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य कारक हो जाएगा ठंड लगना, छाती में दर्द हो जाना, जल्दी जल्दी सांस लेना, ये पेट दर्द करना, पोलियो पीलिया इत्यादि जो होता है निमोनिया का मुख्य लक्षण होता है। तो देखिए अगर बात करते हैं तब विषाणु के रोग के बारे में बता दिए आपको, कवक के बारे में भी बताए दिए, प्रोटोजोआ के बारे में बता दिए। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 31 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, तो इसको देख लेते हैं। 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जो होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं हम इसमें कि अगर बात करते हैं तो अभी टोटल एट प्रेजेंट टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार देता है। और अभी टोटल जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो था 10 था। अब मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, तो यूएसएसआर रसिया से लिया गया। संयुक्त जब रसिया एक संयुक्त था तो यूएसएसआर रसिया से 1976 में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंतर्देशीय नौचालन जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितना होता है, तो देखिए अनुमानित लंबाई कितना है, 14,500 है। 14,500 है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। अभी तक इंडिया में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2016 के अनुसार जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की गई है। और देखते हैं इसमें कितना घोषणा किया गया है, तो 111 किया गया है। वही अगर बात करते हैं कि जल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है 27 अक्टूबर 1976 को। 27 अक्टूबर 1986 को, कब 1986 को जो है 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। कहाँ से है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से लेकर के हावड़ा हल्दिया से लेकर के कहाँ तक है, इलाहाबाद तक है। इलाहाबाद तक है, मतलब कि प्रयागराज अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। 27 अक्टूबर 1986 को जो है सबसे बड़ा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग इसको घोषित किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ में है, तो नोएडा में है। 1986 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। और देखते हैं ये राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्था, एक देखिए ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्था का जो हेड क्वार्टर है उसका मुख्यालय कहाँ में है, तो पटना में है। पटना महेंद्रू घाट के पास में मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ में है, तो केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय आपका हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बीसीसीआई का पूर्ण नेम क्या होता है, तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो हो जाएगा बीसीसीआई का फुल नेम हो जाएगा। बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1928 में किया गया था। और 1928 में किया गया था। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हो जाएंगे रोजर बिन्नी जो हो जाएंगे। और वही बात करते हैं कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। और बीसीसीआई के सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ कौन हो जाएंगे, बीसीसीआई के सीईओ हो जाएंगे हमांग अमीन जो हो जाएंगे बीसीसीआई के सीईओ हो जाएंगे। और बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी रोजर बिन्नी है। और वही बीसीसीआई के अगर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो अमित शाह के बेटा कौन हो जाएंगे, जय शाह जो हो जाएंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो जाएंगे। और आपको बात करते हैं एक होता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1909 में किया गया था। 1909 में किया गया आईसीसी की स्थापना। और आईसीसी की स्थापना 1919 में किया गया है, 1909 में किया गया है। और एक इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर दुबई यूएई में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय संलयन किसको हैं। तो नाभिकीय संलयन देखेंगे दो छोटे छोटे जितने होते हैं दो छोटे छोटे हल्के नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन होता है। उस कंडीशन में जो सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, उसके लिए जो है दाब की आवश्यकता होती है 10⁶ पास्कल की आवश्यकता होती है। वही अगर बात करते हैं दाब की आवश्यकता कितना हो गया, तो 10⁶ पास्कल हो गया। वही अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 10⁷ केल्विन से लेकर के 10⁸ के आसपास जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो उच्च दाब हो जाएगा, अति उच्च दाब ताप और अति उच्च दाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिसरित लेंस की फोकस दूरी बैगनी हरा लाल रंगों के पीला की आवश्यकता होती है। तो यदि एक क्रमशः VF बैगनी, V ग्रीन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। तो इनमें में से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बैजानी हापी नाला के अनुसार देखते हैं कि जिसकी जो होता है फोकस तल का ज़्यादा होता है, उसकी फोकस दूरी जो होता है ज़्यादा होता है। क्या बोला गया है, जिसका फोकसन जितना अधिक होगा उतना ही उसकी फोकस दूरी जो होता है अधिक होता है। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक होता है तथा हरा रंग के प्रकाश के लिए, हरा एवं बैगनी के लिए कम होता है। तो देखिए इसमें किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए VF से ज़्यादा कौन हो जाएगा, VR। VF से ज़्यादा कौन हो जाएगा, VR। तो VF से ज़्यादा कौन हो जाएगा, VR। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो CO2 NO2 नहीं हो जाएगा, NO2- ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा जो है चैल्कोलेजन है। चैल्कोलेजन आखिर कहते हैं किसको कहते हैं। देखिए चैल्कोलेजन हम उसको कहते हैं जिससे हम अयस्क निकाल सकते हैं। वो फर्स्ट देख लें कि चैल्कोलेजन हम किसको कहते हैं, जिससे हम अयस्क निकाल सकते हैं। तो देखिए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो देखिए ये भी जो है चैल्कोलेजन है। 8 वाले कौन सा हो जाएगा, वह तो वर्ग 16 को चैल्कोलेजन कहा जाता है। तो वर्ग 16 जो होता है आपका, वर्ग 16 को जो हम चैल्कोलेजन बोलते हैं, 17 को हाइड्रोजन बोलते हैं, 18 को अक्रिय गैस बोलते हैं और 60 को हम बोलते हैं चैल्कोलेजन। तो देखिए चैल्कोलेजन में कौन कौन से तत्व हो जाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद देखते हैं सिलीनियम हो जाएगा, उसके बाद ट्यूलेरियम हो जाएगा, उसके बाद पोलोनियम हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा आपका, ये सभी जो हो जाएगा आपका चैल्कोलेजन हो जाएगा। तो 8, 34, 16 ये सभी जो उपयुक्त में से डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और आपको याद रखिएगा कि चैल्कोलेजन जो होता है वर्ग 16 वाले तत्व को हम चैल्कोलेजन बोलते हैं। और चैल्कोलेजन हम बोलते किसको हैं, चैल्कोलेजन का अभिप्राय होता है कि अयस्क बनाने, चैल्कोलेजन का अभिप्राय होता है अयस्क बनाने वाले। तो अयस्क बनाने वाले चैल्कोलेजन कहने के कारण है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिकांश धातु अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। पहला बिमेस्टिक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त तक, कब से 6 से 8 अगस्त 6 से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया था। तो कहाँ में किया गया था, तो काठमांडू इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो देखिए आप समझ सकते हैं जो बांग्लादेश में हाल ही सैन्य उलट पलट हुई है, उसके अनुसार जो है उनके आंतरिक सरकार का प्रमुख किनको बनाया गया है। तो इनको बनाया गया मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, जो कि एक नोबेल लिटरेचर हैं। नोबेल में इनको शांति पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या बोला गया है। एक तार का प्रतिरोध जो है 4 ओम है, ठीक है। इसको खींचकर इसकी लंबाई की 2 गुनी कर दिया गया है, तो नए प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका एक फार्मूला है। इसका एक फार्मूला क्या है, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू प्रतिरोध पूछा गया है। तो न्यू प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, N² गुने R हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है एक फार्मूला है, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, इस फार्मूला के अनुसार ही आप बना लीजिएगा इसको। तो क्या बोला गया है, R1 इक्वल टू N²। कहने का मतलब कि कितना गुना हो रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो है पुराना प्रतिरोध उससे गुना कर देंगे। तो N² का वैल्यू कितना है,
एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इसमें देखेंगे कि एन दो गुना किया गया है, तो दो गुना किया गया है तो 2 के स्क्वायर गुने आर का वैल्यू कितना दिया गया है, पुराना रेजिस्टेंस दिया गया है 4, तो देखिए 2 दूनी 4 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो देखिए धोने वाला सोडा कौन सा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट का देखेंगे सूत्र K2CO3 जो हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट का हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CO3 हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे MgO2 हो जाएगा, जिसको प्रति अम्ल के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका pH वैल्यू 10.5 होता है, हम पिछले में बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु विराम अवस्था से नियत त्वरण के साथ गति करता है, कौन सा, तो विराम अवस्था से। देखिएगा एक वस्तु जो है विराम अवस्था से जो है नियत त्वरण के साथ निम्न में से कौन सा जो है गतिज ऊर्जा के का मान हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा के विराम अवस्था के साथ कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का एक फार्मूला होता है F=G m1 × m2 ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के अनुसार हम देखेंगे F=G m1 × m2/r²। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। और देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आरक्षी बल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग में है, गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्रीय बल है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसका गुरुत्वाकर्षण इक्वल टू फार्मूला होता है F=G m1 m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यम से युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अपवर्तन के बारे में कुछ देखेंगे। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला गया है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम देखेंगे कि प्रकाश की किरण जो होता है संघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या बनता है, तो निश्चित आपतन कोण की जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसका अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, संघन माध्यम से विरल मीडियम में जाना चाहिए, योग कंडीशन गया। और अपवर्तन के पूर्ण अपवर्तन के उदाहरण देखेंगे तो हीरा का चमकना जो हो जाएगा पूर्ण अपवर्तन के उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हो जाएगा। गर्मी में मरीचिका का दिखाई देना, जो कि रेगिस्तान में गर्मी में मरीचिका का दिखाई देता है, वो भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 61 हो जाएगा, 61 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलना चाह रहा है कि सितंबर 2024 में किन देश के सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दे दिया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 200 हाथियों मारने की अनुमति कहाँ से दिया गया है, तो जिम्बाब्वे ने दिया गया है। और इससे पहले जो है नाइजीरिया, इससे पहले कौन सा है, इससे पहले आप देख सकते हैं नामीबिया, इससे पहले नामीबिया जो था, नामीबिया में भी 83 जो हाथी मारने की बात की गई थी। और मारने का अभिप्राय क्या बताया गया है, देखिए हाथी को मारने का अभिप्राय क्या बताया गया है, तो देखिए उसके बारे में भी जिक्र करते हैं कि इसके मारने का अभिप्राय क्या बोला गया है कि सितंबर 2024 में जिम्बाब्वे देश में सूखे से प्रभावित ज़रूरतमंद समुदायों को, तो देखिए सूखे से प्रभावित इसीलिए हुआ था कि वहाँ पे पानी नहीं पड़ा था। अल नीनो की इफेक्ट की वजह से जो है साउथ अफ्रीका देशों में अल नीनो की इफेक्ट की वजह से सूखा घोषित हो गया। जब सूखा घोषित हुआ तो किसी भी प्रकार की फसल की पैदावार नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या बोला गया कि 200 हाथियों के मार करके उसके मांस को वितरण करने की अनुमति दिया गया। और ये अनुमति किसके लिए दिया गया, तो अफ्रीका देश के जिम्बाब्वे के वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कि मई 2024 में कौन सा तूफान बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में आया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेमल। मोचा भी जो आया था बंगाल की खाड़ी में हुआ था, मिचौंगा भी बंगाल की खाड़ी में आया था। लेकिन देखते हैं मोचा की अगर बात करते हैं
तो देखिए मोचा की बात करते हैं तो मई 2023 में आया था मोचा, और वही बात करते हैं मिचोंगा की तो दिसंबर 2023 में आया था। और रेमल की बात करते हैं तो एक रेमल एक अरबी वर्ड है, जिसका जिसका मतलब होता है रेत। रेत मतलब कि बालू, हम लोग बालू बोलते हैं। जो रेमल में जो होता है अरबी वर्ड में रेत बोला जाता है, और रेमल बोला जाता है अरबी वर्ड में, जिसका मतलब होता है रेत। और इसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा, इसका नामकरण किया गया था। इसी तरह से जो है 75 नंबर टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है पूरी तरह से क्वेश्चन को हर ऑप्शन को डील करने की कोशिश की गई, और हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया था उसको भी बताने की कोशिश किया गया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन किया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का मेन अभिप्राय क्या है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पर। थैंक यू।